वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 69वीं के इस कड़ी में मध्यकालीन भारत को। इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत को 1206 से 1526 ईस्वी के बीच और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इसको हम लोग करेंगे कवर। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ये 5 वंशों ने शासन किया 320 वर्षों के इतिहास में। हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा, जानेंगे इसको डिटेल से, अंत में करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सोल्व। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जुड़ जाइए आप हमसे। हम बनाएंगे आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर और भी मजबूत। तो उद्देश्य होगा आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना और साथ ही साथ में आपके प्रिपरेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करना। हम शुरू करते हैं आज के इस कड़ी को, जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक यानी 320 वर्षों के इस इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम है, खिलजी है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। इसके पूरे पैटर्न को याद करने के लिए एक ट्रिक जो लोगों ने बना करके रखी है, गुलाब खिले तो सांस लो, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश। 320 वर्षों का इतिहास था, 5 वंशों ने शासन किया। इस वीडियो में इन्हीं 5 वंशों से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे लगातार यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, इस स्तर के सारे जितनी भी कंटेंट है उनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है कड़ी बीपीएससी 69वीं के लिए, जो प्रस्तावित तिथि 30 सितंबर को होनी है। इसके पहले तक हम लोग यानी 29 सितंबर तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको अवेलेबल करा दें और उस वीडियो के ज़रिए आपका जो प्रिपरेशन है वो तो बेहतर हो ही, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आपका रिवीजन भी बेहतर हो जाए। हम लोग इस स्लाइड के साथ शुरू करते हैं, जो है गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच। अच्छा, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं या दास वंश क्यों कहते हैं? तो इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा गया। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश का भी नाम देते हैं। मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। ये याद रखिएगा, मामलुक वंश जो इसको कहा जाता है, मामलुक वंश का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पहला रहा 1206 से 10 के बीच। इसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 1236 से 1240, बहरम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बहुत सारे प्रश्न बने हैं इनसे। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर अगर आप बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो इससे काफ़ी प्रश्न बने हुए हैं। कैखुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स, तो इन्हीं लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के अंतर्गत। और आपके प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर पे, जो आप ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस या ब्रिज आईएएस से सर्च मार के उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। यहाँ 2 कोर्स लॉन्च किए गए हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और दूसरा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। अगर आप इन दोनों में कोई भी कोर्स परचेज कर लेते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, तो आपके प्रिपरेशन में वो एक और मेहनत करके जो बनाया हुआ कंटेंट है वो आपके इस मेहनत को सफलता के करीब लाएगी, आपके इस मेहनत को और बेहतर बनाएगी। जो फ्री है उसमें आपको इस तरह के वीडियो कंटेंट मिल जाएंगे, जहां सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियो के कंटेंट पड़े हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जटिल चीज़ों को समझाया गया है। जो अफोर्डेबल फ़ी में है उसके लिए बिल्कुल न्यूनतम प्राइस रखी गई है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है। और वहाँ आपको मेरे क्लास का जो
ऑडियो क्लिप्स है वो अवेलेबल कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 1-to-1 मेंटरशिप, और आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए ऑन कॉल उसका आप ऑन कॉल अपने डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं इस कड़ी को। पहला जो स्लाइड्स है हमारा वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, 1206 से 1210 के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान चला गया तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ। इसने लाहौर को ही अपना राजधानी बनाया। जब तक यह स्वतंत्र शासक बना तब तक यह दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि मलिक और सिपाह सलार की उपाधियों के साथ शासन किया। तो ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने मलिक और सिपाह सलार की उपाधि को धारण किया था। उपाधि बीपीएससी में एक बड़ा मैटर रखता है। कई बार उपाधियों से रिलेटेड प्रश्न को कंफ्यूज करके भी पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं ऐबक की उपाधियाँ और उसके जो दरबारी विद्वान थे जो प्रायः प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला उपाधि जो था वो ऐबक को लाखता या लाख बख्श कहा गया था, क्योंकि ये अपने दान देने की प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसको दानी राजा के रूप में लाख बख्श कहा गया। दूसरा हातिमताई और तीसरा कुरान खां। ऐबक के जो दरबारी विद्वान रहे वो हसन निजामी, फ़ख्रे मुदाबिर, ये दो इनके दरबारी विद्वान रहे हैं। हसन निजामी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। सो ऐबक की जो उपाधियाँ थी लाख बख्श दान देने के कारण, हातिमताई और कुरान खां, तो ये ऐबक के दरबारी विद्वान थे, हसन निजामी, फ़ख्रे मुदाबिर। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स में। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था, इसलिए इसके लिए जो आधारशिला थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जबकि इस काम को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शायद खुद के लिए अपना ये मीनार बनाया था, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था और इसके लिए जो आधारशिला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, हालांकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिल जो है वो ऐबक ने करवाया, जबकि ऊपर का जो 3 मंजिल आपको दिख रहा है ये इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की नींव रखी, इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। बाद में इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिरी और इसके कारण इसे फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों को देखा जाए तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराए थे। हालांकि आप इनका जो कार्यकाल है वो देखोगे तो बहुत शॉर्ट है, 1206 से 1210 के बीच है, लेकिन इसमें इन्होंने इन सारी चीज़ों को निर्मित कराया। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया और बाद में लोगों ने इसे हटा दिया और इल्तुतमिश को इसका शासक बना दिया। तो आराम शाह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं। हाँ, एक और फैक्ट है जो याद रखिएगा, वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा बना वो कहाँ बना था, तो लाहौर में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी। केवल कुछ महीनों के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक है वो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है इल्तुतमिश। आपको एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ये है कि
बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऐसे जब आप प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं फिर इस उत्तर के ऊपर भी चर्चा करूंगा। इल्तुतमिश का कार्यकाल 11 से 36 तक रहा, अर्थात 1211 से 1236 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित थे, ये बदायूं का सूबेदार था। इसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने दिया था? तो बगदाद के खलीफा ने। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की, जिसके लिए इसे दूरदर्शी शासक के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगोल के आक्रमणकारी थे चंगेज खां और इसने जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया था, जिसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया और ये इनका सही निर्णय माना जाता है, इस वजह से कि इन्होंने अपने इस दूरदर्शी नीति से भारत की रक्षा की, मंगोली आक्रमण से भारत की रक्षा की। तो ये इल्तुतमिश का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था इस स्लाइड्स में ये इल्तुतमिश का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था जिसको आपने इस स्लाइड्स में देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को, दोनों ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और अगले स्लाइड्स में हम लोग ऐसी ही महत्वपूर्ण कंटेंट को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कुछ भी जो आपके डाउट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आते हैं इल्तुतमिश के अन्य कार्यों पे। तो इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली, इसका गठन किया था। याद रखिएगा, इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। यह है क्या, इसको देख लेते हैं। इक्ता प्रणाली में धन के स्थान पर वेतन के रूप में अब भूमि को प्रदान करने का प्रथा शुरू हुआ। इक्ता प्रणाली में धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था। सेना क्या था? तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्के चिहलमानी या 10 चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश द्वारा जो सिक्के प्रचलित हुए उसमें टंका है, जो कि चांदी का सिक्का था, और जितल है, जो कि तांबे का सिक्का था। इसमें 1:48 का अनुपात होता था। तांबे का जो सिक्का होता था, तांबे का सिक्का और जो चांदी का सिक्का, यानी टंका और जिंतल का जो रेशियो था वो 1:48 था। इल्तुतमिश के प्रमुख विजय को देखा जाए तो 1215 में इसने तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को हराया। याद रखिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश ने लड़ा था। 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया। 1226 में बंगाल विजय की और यहाँ के शासक गयासुद्दीन को हराया था। 1227 में सिंध और मुल्तान में विजय किया और नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया था। 1226 से 31 तक इसका राजपूतों के साथ संघर्ष चला और विजय प्राप्त की। 1235 में इसने पंजाब के खोखर पर विजय प्राप्त की। जो खोखर थे वो एक तरह के कबीलाई थे जिनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे इल्तुतमिश से जुड़े अन्य फैक्ट को देखने के लिए। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अच्छा, महिला होते हुए इन्हें क्यों नियुक्त किया गया था? क्योंकि इल्तुतमिश को यह लग गया था कि इसके जो पुत्र है वो अयोग्य है, वो यहाँ बैठने लायक नहीं है। तो इसने अपने जीवन काल में ही
इसने अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिश को डिक्लेयर कर दिया था उत्तराधिकारी। हालांकि ये जो उसने तुर्के चहलगानी बनाई थी, इसके जो 40 सरदार थे रजिया को शासक नहीं मानते थे और इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। खैर, रजिया के बारे में अगर देखा जाए तो रजिया जब गद्दी पे बैठी, ये न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच दरबार लगाती थी और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद ये खुद भी शासिका बनी। मतलब ये जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान है तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जहाँ पे दरबार लगता था वहाँ पे गई और जनता का इसको सपोर्ट प्राप्त था, जनता का समर्थन प्राप्त था। फिरोज शाह जो था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये बहुत अय्याश किस्म का व्यक्ति था, अयोग्य था, तो इसे हटा दिया गया, जो कि 40 सरदारों के कारण बना था और जनता ने अब रजिया को गद्दी पर बिठाया। तो यहाँ से रजिया शासन करने लगी। आइए अब देखते हैं रजिया के जो इम्पोर्टेंट उपलब्धियाँ रही, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही उसको। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसके बाद रजिया के बाद कोई भी महिला सुल्तान नहीं बनी। रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को प्रोन्नत कर अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकुत के साथ प्रेम संबंध है इस अफवाह को फैलाया। अभी क्या हुआ कि तुर्की के अमीर रजिया के जमालुद्दीन याकुत से जो प्रेम संबंध की अफवाह को फैलाया, इसका क्या रिलेशन था? तो ये नापसंद करते थे रजिया को, क्योंकि रजिया महिला होकर पुरुषों जैसा व्यवहार करती थी, जैसे कि शिकार करना, उसके जो पोशाक वगैरह थे, इससे वहाँ के जो तुर्के चहलगानी में बैठे हुए लोग थे वो इसे नापसंद करते थे। इन्होंने इसको हटाने के लिए तरह तरह के इसके ऊपर दोषारोपण करना प्रारंभ किया, जिसका एक पार्ट जो था वो ये था कि जमालुद्दीन याकुत, जिसको प्रोन्नत करके अमीर आखुर बनाया, इसके साथ रजिया का संबंध है, मतलब प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया गया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ये जो अल्तुनिया जो था तबर हिंद का सूबेदार, इसकी और रजिया की हत्या कर दी गई। ये दोनों उस समय पति पत्नी के रूप में थे। कैथल के निकट हुआ ये, और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि ये डाकुओं के द्वारा किया गया था। सो ये था रजिया सुल्तान से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी थे। रजिया पहली मुस्लिम शासिका है। अब आपको कमेंट बॉक्स में दूसरा प्रश्न देता हूँ। प्रश्न ये है कि भारत में शासन करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? जब से इतिहास हम लोगों को ज्ञात है तब से पहली कौन थी? जैसे मुस्लिम में तो पहली रजिया सुल्तान थी, लेकिन वैसे पहली महिला शासिका कौन थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण शासक रहे इनके बारे में देखेंगे। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो फिरोज शाह, रजिया, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह ये थे। इसमें रजिया जो थी वो पुत्री थी, बाकी सब आपको इनका पौत्र था, जबकि बाकी सब इनके पुत्र थे, जबकि इल्तुतमिश का पौत्र ये नसरुद्दीन महमूद शाह है। सो ये हम लोग याद रखेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र है, रजिया पुत्री है, बहरम शाह भी पुत्र है, अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है, और नसरुद्दीन महमूद शाह जो है वो इल्तुतमिश का पौत्र है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की ओर और देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो गुलाम वंश से बनते हैं। सो रजिया की मृत्यु के बाद, मतलब रजिया जब हटी गद्दी पर से, तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के लिए है वो है नसरुद्दीन महमूद शाह, 1246 से 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत के 8वें शासक थे और ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के सुल्तान थे। ये कुरान की प्रतियाँ लिखते थे और टोपी सिलकर, कुरान बेचकर, कुरान की जो प्रतियाँ आती थी उसको बेचकर ये अपना जीवन यापन करते थे।
इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया। यानी नसीरुद्दीन महमूद जो है वो बलबन के दामाद के रूप में हुए। इसने अपने पुत्री का विवाह किया था। तो बलबन जो है वो नसीरुद्दीन का ससुर भी है। नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बलबन से लगातार प्रश्न बनाए हैं बीपीएससी ने। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बलबन को। बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया। ये ईरान का रहने वाला था और इसने जो अपने दरबार का गठन किया था वो ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। बलबन ने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने जो ईरानी त्यौहार नौरोज है उसको मनाना शुरू करवाया और दरबार में सजदा और पैबोस प्रथा को भी प्रारंभ किया। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावते खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि बताया तथा जिले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया इस रूप में बताया। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया था। और ये जैसे गद्दी पर बैठा इसने सबसे पहला जो काम किया वो था चालीसा को समाप्त करना। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। सो बलबन ईरान का रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ईरानी त्यौहार नौरोज बलबन के ही कार्यकाल में मनाना शुरू हुआ। बलबन ने नियावते खुदाई और जिले अलाह की उपाधि धारण की, रक्त और लौह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति, और बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबर बना, जो कि अयोग्य शासक था। इसकी हत्या कर गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना था, जिसको मतलब क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का समाप्त हुआ। तो इस तरह से गुलाम वंश के समाप्त तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्विकली प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तर है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। एसएससी 2015 यहाँ जो हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, वो केवल उसी एग्जाम के लिए नहीं होता है, अन्य भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए रहते हैं। हम लोग किसी एक को उठा के आपको वहाँ बताते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुआ था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हम लोग प्रश्न वो उठाते हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम मीन्स बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है ना ग्रुप डी एनटीपीसी, ये क्योंकि रिसेंट में वो एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग उसमें से कोई एक डाल देते हैं। जनरली ये सारे एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो दिल्ली पर राज करने वाली भी थी, रजिया सुल्तान थी। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे। गुलाम वंश के अंतिम आरंभिक शासकों में निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है ये बताना है। तो हम लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला, नो डाउट। दूसरा इल्तुतमिश, आराम शाह और फिर रजिया सुल्तान, ये हम लोग को बताना है। सो जब हम लोग इस रैंक को अच्छे तरह से कर रहे हैं, पहले कौन और बाद में कौन, तो जो रैंक बन करके आ रहा है वो है 1 4 2 3। कुतुबुद्दीन ऐबक, थोड़े समय के लिए आराम शाह, इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न था। और अब ये आज का अंतिम प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।